हाय दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 में था। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का चौगान खेलते समय मृत्यु हो जाती है। वह घोड़े से गिर जाती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाई जाती है, लेकिन वह अयोग्य शासक था। वह राज्य चलाने योग्य नहीं था, अक्षम था, जिससे सरदार विरोध करने लगता है और इल्तुतमिश उस पर आक्रमण कर देता है और आक्रमण करके आराम शाह की हत्या कर देता है। उसके बाद इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक था। जो इल्तुतमिश था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद था। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद था। वह शामसी वंश का शासक था। किस वंश का था? शामसी वंश से आता था, इसीलिए इस वंश का नाम शामसी वंश भी पड़ा। क्या पड़ा? तो शामसी वंश भी पड़ा। क्या पड़ा? शामसी वंश भी पड़ा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है? तो इल्तुतमिश बैठता है। ठीक है। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। अब बात यहाँ पे आती है कि आखिर इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम क्यों कहा जाता है? तो इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अब यहाँ पे बात आप कीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का कैसे गुलाम था सर? आप तो अभी बताए कि वह एक दामाद था इसका। हाँ, दामाद तो था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे बाजार से खरीदा था और बाद में उसका विवाह अपने बेटी के साथ कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे बात आता है कि इल्तुतमिश जो था वह किसका था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के पश्चात क्या होता है? दिल्ली पर गद्दी पर बैठ जाता है। अब बात आता है कि ये बता रहे थे इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। यह बात आ गया। फिर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। इसका प्रकार इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद हो गया। क्या हो गया? तो दामाद हो गया। अब यहाँ बात आता है आगे। ऐसा माना जाता है कि भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक जो प्रारंभ है इल्तुतमिश ने ही किया था। जो यहाँ पे प्रभुसत्ता माने उसका जैसे शासन से यहाँ रिलेटेड है प्रभुसत्ता। तो ये बोल रहा है कि ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम जो प्रभुसत्ता है वो इल्तुतमिश से ही शुरू होता है। ठीक है। तो यहाँ आगे बोल रहा है इल्तुतमिश को तुर्कों की भारत विजय को स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। बोल रहा है कि इल्तुतमिश को यहाँ तुर्कों की भारत विजय को स्थायित्व प्रदान करने का क्या किया जाता है? तो श्रेय दिया जाता है। अब यहाँ पे बात आता है कि आखिर तुर्कों की भारत विजय पर क्या संबंध है? तो हम बताए थे आप लोगों को कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह एक तुर्की शासक था। उसका दामाद कौन हुआ? तो उसका दामाद हुआ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या हो गया? तुर्की हो गया। जो यहाँ पर क्या किया? बहुत दिन तक शासन किया। कब तक किया? तो 1210 से 1236 तक किया। कब तक किया? तो 1210 से 1236 ईस्वी तक किया। जिस समय इल्तुतमिश का राज्याभिषेक हुआ उस समय अली मर्दान खां स्वयं को बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। बोल रहा है कि जिस समय इल्तुतमिश का राज्याभिषेक होता है उस समय जो अली मर्दान खां है वह स्वयं को बंगाल और बिहार का क्या करता है? तो स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है।
अब आगे आता है कि इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अरबी सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था। याद रहे कि भारत में अरबी सिक्कों का प्रचलन किसने शुरू किया, तो इल्तुतमिश ने किया। ये बहुत परीक्षा में पूछा हुआ है कि अरबी सिक्कों का प्रचलन भारत में कौन सा शासक शुरू करता है, तो इल्तुतमिश करता है। इल्तुतमिश किस वंश से आता है, तो इल्तुतमिश गुलाम वंश से आता है। किससे आता है, गुलाम वंश या शमसी वंश से आता है। इल्तुतमिश ने चांदी के टंका तथा तांबे के जित्तल का प्रचलन शुरू किया। अब यहाँ पे है कि चांदी के टंका तथा तांबे के जित्तल क्या होती है, तो यह एक अरबी सिक्का है। क्या है, अरबी सिक्का होता है। दिल्ली में टकसाल स्थापित हुआ। अब आगे है कि टंका पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। तो टंका भी बताया क्या होता है, रुपया होता है। उस पर लिखने का जो परंपरा है उसका श्रेय किसे दिया जाता है, तो इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश के सिक्कों पर शिव के नंदी आप लोग समझते हो, ये गाय जो है। इल्तुतमिश के सिक्कों पर शिव के नंदी तथा चौगान के घोड़े का चित्र होता था। चौगान का घोड़ा यानी कि जो पोलो खेलने वाला जो घोड़ा होता है उसका क्या होता था, चित्र बना हुआ होता था। इल्तुतमिश दिल्ली का वह प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। क्या हमने पिछले क्लास में बताया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसे गयासुद्दीन जो मोहम्मद गोरी के भतीजा था, वह सुल्तान को उपाधि देता है, लेकिन यह सुल्तान जैसा शासन नहीं करना पसंद करता है। लेकिन यहाँ पे बात आता है कि इल्तुतमिश क्या था, तो दिल्ली पर शासन करने वाला वह प्रथम वैसा शासक था जिसने क्या किया था, सुल्तान की उपाधि धारण किया था तथा स्वतंत्र सल्तनत 18 फरवरी 1229 ईस्वी को स्थापित किया था। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाया जिसे चालीसा या चहलगानी कहा जाता था। क्या हमने बताया, तो यहाँ बात आता है कि इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाया जिसे चालीसा या चहलगानी कहा जाता है। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। हाँ, यहाँ पे बात ये सबसे मस्ट बात है कि इल्तुतमिश जो था एक न्यायप्रिय शासक था। न्यायप्रिय माने कि न्याय देने वाला शासक था, राजा था। इल्तुतमिश न्यायप्रिय था, इसका पता इब्न बतूता के अनुसार उसे अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियाँ स्थापित कराई थी जिनके गले में घंटी लटके हुए थे, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता था, तो न्याय मांग सकता था। क्या मांग सकता था, तो न्याय मांग सकता था। क्या था, तो इल्तुतमिश के जो न्यायालय था, उसका जो बंगला था, उसमें क्या था, 2 शेर था जिसके क्या था कि गले में घंटी लटका हुआ था। उसको बजाकर कोई भी व्यक्ति उससे न्याय मांग सकता था। अब बात आता है कि इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी की स्थिति में मदरसा या मुइज़्ज़ी अपने पुत्र के स्मृति में नासरी मदरसा बनवाया था। क्या बोला कि इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी के जो मृत्यु हो गया था उसके लिए वह एक मदरसा बनाया था जिसका नाम क्या था, मुइज़्ज़ी था, और अपने पुत्र के स्मृति में उसने नासरी मदरसा बनवाया था। क्या, कौन सा मदरसा, नासरी मदरसा। हाँ दोस्त, उसके पास 2 पुत्र भी था। चलिए आगे बढ़ते, आगे बताया जाएगा। बोल रहा है कि ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया था। देखिए दोस्त, यहाँ पे बड़ी बात आ रहा है कि जो इल्तुतमिश का था वह अपने पुत्री से भी बहुत प्यार करता था। ठीक है, यही कारण है कि यहाँ पर इल्तुतमिश ने
जो सिक्का था उस पर क्या किया था, रजिया सुल्तान का नाम लिखवाया था। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। ये बात बहुत ही परीक्षा पूछ रहा है कि वह कौन गुलाम वंश का शासक था जिसे गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है, तो वह कौन था, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र के कब्र पर सुल्तानगढ़ी मकबरा का निर्माण करवाया था। यहाँ पे बड़ी बात है कि इल्तुतमिश ने अपने पुत्र के कब्र पर सुल्तानगढ़ी मकबरा का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश जो था उसके पास क्या था, तो 2 पुत्र था। इल्तुतमिश के कितने पुत्र था, इल्तुतमिश के कितने पुत्र था, तो 2 पुत्र था। ठीक है, 2 पुत्र था, नसीरुद्दीन मोहम्मद था एक बड़े पुत्र का नाम, तथा एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, रजिया सुल्तान था। एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, रजिया सुल्तान था। तो यहाँ पे बात आता है कि इल्तुतमिश के कितने पुत्र थे, तो इल्तुतमिश के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे। पहला पुत्र का नाम क्या था, तो पहला पुत्र का नाम था नासिरुद्दीन। क्या नाम था, नासिरुद्दीन था। नासिरुद्दीन था। ठीक है, और दूसरा पुत्र का नाम था फिरोज शाह, तथा एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, तो रजिया सुल्तान। क्या नाम था, रजिया सुल्तान। अब इसे सुल्तान का उपाधि क्यों धारण हुआ वो बाद में बतलाते हैं। चलिए, बोल रहे हैं पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद सुल्तान गढ़ी मकबरा बनाया, जो भारत के प्रथम मकबरा था। जी, भारत का प्रथम मकबरा कौन था, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद क्या होता है कि उसके ही जो नाम पर एक मकबरा बनाया जाता है जिसका नाम है सुल्तानगढ़ी। क्या नाम है, सुल्तानगढ़ी है। ठीक है, जिसका निर्माण करवाता है वह भारत का पहला मकबरा था। इल्तुतमिश का मृत्यु 30 अप्रैल 1236 को हो जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो जाती है, 30 अप्रैल 1236 को हो जाती है। इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करते थे। जिसको भी न्याय चाहता था वह क्या करता था, तो लाल वस्त्र धारण करता था। इल्तुतमिश के समय में जिसको भी न्याय चाहिए वो कैसा वस्त्र धारण करता था, लाल वस्त्र धारण करता था। इल्तुतमिश के बड़े पुत्र लखनौती के शासक तथा छोटे पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक दुर्बल और अक्षम व्यक्ति था। इल्तुतमिश ग्वालियर विजय के बाद अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को घोषित किया, क्योंकि उसके लायक पुत्र की मृत्यु हो जाती है। यानी कि जो अच्छा पुत्र था कौन, तो नसीरुद्दीन है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि अपना सुल्तान किसको घोषित कर देता है, तो उसके जो पुत्री था रजिया उसको ही सुल्तान घोषित कर देता है, जिसका नाम क्या था, रजिया सुल्तान। ठीक है, फिरोज बोल रहा है उसके मृत्यु के बाद क्या होती है, लेकिन फिरोज शाह क्या होता है, शासन करने लगता है। लेकिन फिरोज शाह शासन करने योग्य था नहीं, तो क्या होता है कि रजिया सुल्तान ही क्या करता है, शासन करता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रजिया सुल्तान के बारे में, कि रजिया सुल्तान कैसी व्यक्ति थी, वह किस प्रकार एक औरत होकर भी शासन किया, इसे कैसे दिल्ली वालों ने और जो सरदार था वह कैसे इसे नकारता है, ये सब बात का जवाब हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।